हेलो। तो यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुमन जैन। और आज हम इसी का सीरीज़ में एचएमपी शंट, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे है, वो आज हम शुरू करेंगे। एचएमपी शंट उसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ये ऐसा पाथवे है जिसमें अपन पेंटोज शुगर बनाएंगे। किससे? हेक्सोज शुगर से। अब इस पाथवे को हम आगे देखते हैं। तो ये वो पाथवे है जिसमें पेंटोज शुगर ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज तो हेक्सोज शुगर है और पेंटोज शुगर बनती है, तो इसीलिए इस पाथवे का नाम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी है। ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का इम्पोर्टेंट पाथवे नहीं है जैसे ग्लाइकोलिसिस, पर इसमें भी होता तो ऑक्सीडेशन है, पर इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम ये नहीं करता है। और ये NADPH, लेकिन ये पाथवे फिर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें से पेंटोज शुगर बनती है और दूसरा इसमें NADPH बनता है। NADPH मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिक या बायोकेमिस्ट्री में। ये ऐसा पार्टिकल है जो फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस सब में चलता रहता है और इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस है जो हम अपन अभी इसके बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस में इसकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंस देंगे। अब मेटाबॉलिक पाथवे, जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, 2 स्टेज में पूरा होता है। उसकी पहली स्टेज जो है वो उसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं और दूसरी स्टेज को नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज बोलते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्टेज जो है उसमें सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होकर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनाता है। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनाता है। ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है। ऐसे करके ये 2 स्टेप में 2 रिएक्शंस में पूरा होता है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनाता है, फिर उससे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। अब इसमें NADPH का रोल आ जाता है कि ये स्टेप्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें NADPH बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो NADPH बनता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है और इसीलिए ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है। अब ये हाइड्रोजन निकलती है तो ये लेने वाला कौन है? NADP। NADP लेकर किस में बदल जाता है? NADPH में। और इसीलिए एंजाइम कौन सा है? डिहाइड्रोजिनेज। जिसमें हाइड्रोजन निकलती है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। और डिहाइड्रोजिनेज में हमेशा रिएक्टेंट का नाम लिखते हैं, इसीलिए हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम G6PD के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में है ना हाइड्रोलाइज होता है और क्या बनाता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब जैसे ही वाटर इसमें ऐड होता है तो इसलिए इसका एंजाइम क्या हो गया? हाइड्रोलेज। और हाइड्रोलेज पूरा नाम क्या आएगा? ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज। अब ऑक्सीडेशन की दूसरी स्टेप, जिसमें भी 2 स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में बदल जाता है, उसका कीटो कंपाउंड में बदल जाता है। बस आप ये देखोगे कि इसमें थर्ड वाला जो कार्बन है वो कीटो हो जाता है, ये जो हाइड्रोक्सी था, इसमें 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन जाता है। उसके बाद ये CO2 निकालेगा, एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है जिसमें CO2 बाहर निकलता है और ये डीकार्बोक्सिलेशन फिर राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनाता है। अब ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो क्या है? राइबुलोज पेंटोज शुगर है, जबकि ये क्या थी? ग्लूकोनेट्स हेक्सोज शुगर। तो अब हेक्सोज से क्या हो गया? पेंटोज शुगर बन गई। तो एक CO2 यहाँ पर निकलता है।
तो अब तक हमने ऑक्सीडेशन में ये देखा, और ये ध्यान रखो यहाँ पे एक और ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें NADP NADPH H+ में बदलता है, ठीक है। और एंजाइम वो कि वही डिहाइड्रोजिनेज ही है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब तक हमने देख लिया कि 4 स्टेप्स हो गई जो ऑक्सीडेशन की थी। 2 स्टेप फर्स्ट स्टेज में पड़ी और ये सेकंड में। फर्स्ट में हमने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में बदला। अब ये 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो कीटो कंपाउंड में बदलता है, और फिर उसमें से एक CO2 निकल के फिर पेंटोज शुगर बनती है। तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और 6 हेक्सोज शुगर से पेंटोज शुगर बन जाती है। उसके बाद अब आ जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें अब कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बना ये कीटो कंपाउंड बनाता है। कीटो से फिर अब राइबुलोज 5-फॉस्फेट तो वहाँ बन गया। अब ये जो राइबुलोज है ये इसकी एनामेरिक फॉर्म्स में अलग अलग में बदलता है। तो एक तो ये बनाता है ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट, एक बनाता है राइबोज, दिस इज राइबोज 5-फॉस्फेट, और एक बनाता है ये तो ज़ैलुलोज ही है, ठीक है। ये दोनों तो हो गए ज़ैलुलोज और ये हो गए राइबोज। तो इस तरह से ये राइबोज बना रहा है, ये ज़ैलुलोज बना रहा है, ये ज़ैलुलोज बना रहा है। इस तरह से इसमें जो राइबोज शुगर है, राइबुलोज शुगर, वो एक तो एल्डिहाइड और 2 कीटो फॉर्म में बदलती है और अलग अलग अपनी इनडायोल फॉर्म्स बनाती है ना। तो इस स्टेज को तो एक जहाँ पर राइबोज बन रहा है वहाँ तो वो आइसोमेरिक एंजाइम आएगा, आइसोमरेज, क्योंकि राइबुलोज कीटो कंपाउंड है और राइबोज एल्डिहाइड, तो ये इसकी आइसोमेरिक फॉर्म है। जबकि जो ज़ैलुलोज बन रहा है उसमें सिर्फ OH का ट्रांसफर इधर उधर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो चेंज हो रहा है वो आइसोमराइजेशन नहीं है, पोजीशन चेंज है OH की। जो OH यहाँ पर 3 पे लगा हुआ था वो OH अब 3 वाला इधर चला गया, तो इसीलिए पोजीशन चेंज हो गई। तो एपीमरेज या म्यूटेज एंजाइम आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, तो जो राइबोज बनी वो राइबोज 5-फॉस्फेट जो है वो अब DNA RNA सिंथेसिस में काम आ जाएगी, DNA RNA सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी। अब उसके बाद अगर ये DNA RNA सिंथेसिस में नहीं गई तो फिर आगे चलती है। तो उस केस में ये 2 एंजाइम की प्रेजेंस में आगे की सारी रिएक्शन चलती है। फर्स्ट इज ट्रांसकीटोलेज और दूसरी है ट्रांस एल्डोलेज। ऐसी ही तीसरी और ट्रांसकीटोलेज से ही रिएक्शन आती है। तो 2 रिएक्शन तो ट्रांसकीटोलेज की वजह से है और एक एल्डोलेज ट्रांस एल्डोलेज की वजह से। और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है TPP, जिसमें थायमिन पायरोफॉस्फेट जो है कोएंजाइम का काम करता है। ये थायमिन पायरोफॉस्फेट जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ये थायमिन की जिसमें डेफिशिएंसी होती है तो ये एंजाइम भी डेफिशिएंट हो जाता है, और इसमें ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो HMP शंट नहीं चलता है। इस तरह से ये इफेक्ट डालता है। तो ट्रांसकीटोलेज अब क्या करता है, ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट और राइबोज 5-फॉस्फेट ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलोज बनाते हैं। ये देखो अब ज़ैलुलोज में 5 कार्बन है और राइबोज में भी 5 कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए 10 कार्बन। तो एक तो ग्लिसरल्डिहाइड बनता है 3 कार्बन का और एक सीडोहेप्टुलोज बनता है 7 कार्बन का। इस तरह से फिर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो कि हेक्सोज शुगर है वो बन जाती है वापस 5 कार्बन से। ये ज़ैलुलोज से हेक्सोज शुगर बन गई और यहाँ पर एरिथ्रोज बनती है 4 कार्बन वाली शुगर। अब ये एरिथ्रोज वापस दूसरा जो ज़ैलुलोज मॉलिक्यूल बना उससे कंबाइन करता है और ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाता है। इस तरह से 6 कार्बन वाली फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन जाती है। अब ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये सब अल्टीमेटली जाकर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं।
तो पाथवे हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू किया और एंड में भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ इसमें रोल क्या है पेंटोज शुगर का, जो कि डीएनए आरएनए सिंथेसिस में जाती है। इसके अलावा फर्स्ट और दोनों ऑक्सीडेशन स्टेप में जो अपने को कौन सा एंजाइम मिला, G6PD एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, NADPH। उस NADPH की इम्पोर्टेंस है और इस तरह से पेंटोज शुगर की, तो उसी के लिए ये पाथवे चलता है। ठीक है, अब इस पाथवे को अगर हम रिवाइज करते हैं तो देखो 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लेकर हम रिवाइज कर रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ले लिए, उससे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया और राइबुलोज 5 फॉस्फेट तीनों बन गए। अब ये तीनों राइबुलोज 5 फॉस्फेट है तो कुछ राइबुलोज तो जाइलुलोज बनाते हैं और कुछ राइबुलोज जो है राइबोज बनाते हैं। इस तरह से अलग अलग एपीमेरिक फॉर्म्स बनती है। तो एंजाइम यहाँ तो एपीमरेज है, यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम है। इस तरह से ये हमारे पास 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने शुरू किया, तो बाद में हमारे पास 2 जाइलुलोज बने और 1 राइबोज बना। इस तरह से 3 मॉलिक्यूल पेंटोज शुगर के ऑक्सीडेटिव फेज में बने। उसके बाद ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसएल्डोलेज और ट्रांसकीटोलेज तीनों ये रिएक्शन होने के बाद अल्टीमेटली कैसे भी करके हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए और ये सब आगे जाकर आइसोमरेज और ये ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली बना देते हैं और यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमने पाथवे शुरू किया था उसी में ही चालू रहता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस। क्या है HMP शंट की सिग्निफिकेंस? HMP शंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये NADPH बनाता है। जो NADPH के बहुत सारे रोल्स हैं जो हम अभी देखेंगे। फिर पेंटोज शुगर के लिए प्रोविजन है, पेंटोज शुगर हमको यहीं से मिल रही है। फिर अराबिनोज 5 फॉस्फेट बनता है। फिर RBC सेल्स जिसको अपन ने एरिथ्रोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी फ्रेजिलिटी को बचाता है। लेंस मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है, फेगोसाइटोसिस में भी इसका रोल है। HMP शंट इसीलिए काम आता है। फिर ऑक्सीडेशन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम आ रहा है कुछ हद तक। फिर रोल इन टिश्यू एनेक्सिया, फिर CO2 प्रोडक्शन। अब हम एक एक की इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट है NADPH की इम्पोर्टेंस। NADPH जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? NADPH इज प्रोड्यूस्ड इन दिस पाथवे विच इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। ये NADPH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और इसलिए वो बहुत सारी रिएक्शन में काम आता है। कौन कौन सी रिएक्शन? फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, स्टीरॉयड सिंथेसिस, स्फिंगोलिपिड सिंथेसिस, इन सब में इसका रोल है। उसके बाद इन द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन जो ऑक्सीडाइज्ड है उसको रिड्यूस ग्लूटाथायोन में बदलने में इस NADPH का रोल है। अब जो ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है इसको रिड्यूस में बदलने से क्या होता है, RBC सेल में बहुत सारी H2O2 प्रोड्यूस होती है। वो H2O2 हीमोलाइसिस करती है, RBC सेल को तोड़ती है। लेकिन उस RBC सेल को टूटने से बचाने के लिए कौन चाहिए? रिड्यूस ग्लूटाथायोन जो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को खाती है या शिकार करती है। लेकिन ये जैसे ही शिकार करके फिर ऑक्सीडाइज में बदल जाती है। अब अपने को चाहिए रिड्यूस जो H2O2 को लेती रहे। तो ये ऑक्सीडाइज जो है इसको वापस रिड्यूस में बदलने का काम किसका है? NADPH का। तो इस तरह से NADPH रिड्यूस ग्लूटाथायोन को रिड्यूस रखने में हेल्प करता है। फिर माइक्रोसोमल डीसैचुरेशन करता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड का जो डबल बॉन्ड है वो लाता है। फिर साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ L-ग्लूटामेट बाय L-ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। L-ग्लूटामेट बनाता है जो जिसमें L-ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर फाइनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता है। फिर मैथ हेमोग्लोबिन को ये वापस मैथ हेमोग्लोबिन रिडक्टेज को मैथ हेमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में बदलता है। तो मैथ हीमोग्लोबिन क्या है? जिसमें आयरन +3 के फॉर्म में होता है।
अब +3 से +2 लाते हैं तो आयरन का रिडक्शन करता है, तो आयरन के रिडक्शन करने में इसका रोल है, जो आयरन +2 फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन में। उसके बाद इन यूरोनिक एसिड पाथवे, यूरोनिक एसिड के पाथवे में भी इस NADPH का रोल है। तो इस तरह से हमने देखे कि इतने सारे रोल है NADPH के, इसलिए NADPH मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो NADPH हमको कहाँ से मिलता है? HMP शंट से। अब हम दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। NADPH वाला हो गया, ये पेंटोज शुगर बनाता है ना, वो तो हमने देख ही लिया, जो DNA RNA, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP और ऐसे बायो सारे जो भी DNA RNA और न्यूक्लियोटाइड्स है उनको बनाने में राइबोज शुगर चाहिए, वो सब यहीं से आती है। फिर ये अराबिनोज 5 फॉस्फेट बनाता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन में काम आती है। उसके बाद फैगोसाइटोसिस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब फैगोसाइटोसिस होता है तो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम काम में आता है, और वो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम को NADPH यहाँ से ही मिलता है HMP शंट से। उसके बाद लेंस, जो हमारी आंखों का लेंस है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है कि जो 10% ग्लूकोज है वो शंट पाथवे से NADPH देती है। ये NADPH रिड्यूस ग्लूटाथायोन को रिड्यूस रखने के काम में आता है, जो लेंस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी है। उसके बाद ऑक्सीडेशन करता है, ये ऐसा पाथवे है जो कि ग्लाइकोलिसिस जैसा तो नहीं है, ग्लाइकोलिसिस से कुछ अलग है, पर ये भी ऑक्सीडेशन तो करता है इन द फर्स्ट रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन में, जहाँ पर NADPH प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज इज रिमूव्ड एज CO2, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन ही है। उसके बाद आप देखो रेड ब्लड सेल्स की फ्रेजिलिटी को कैसे रोकता है, तो ये NADPH प्रोड्यूस हुआ कहाँ से? HMP शंट से। ये NADPH, अब मैंने समझाया था, आ गया समझ में, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को रिड्यूस में रखता है। ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये H2O2 जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, उसको वाटर में कन्वर्ट करता है, उसका एक्शन खत्म करता है। कौन? रिड्यूस ग्लूटाथायोन। अब ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन वापस ऑक्सीडाइज में बदलता रहता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेकर वाटर में बन गया H2O2, और जो एक O था वो इसने ले लिया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन वापस रिड्यूस में कौन बदलेगा इसको? NADPH। तो और NADPH कहाँ से आ रहा है? G6PD कहाँ है? HMP शंट में। तो HMP शंट से हमको NADPH मिलता है। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल है कि ये NADPH अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है एक ग्लूकोज का, तो ट्रांस हाइड्रोजनेज रिएक्शन रिक्वायर एस्ट्रोजन एज ए कोएंजाइम, और अगर उसको रेस्पिरेटरी चेन में भेजें NADH, and NADH thus produced when oxidized in respiratory chain would provide 36 molecules of ATP। इस तरह से वो 36 molecules of ATP बनाता है। फिर टिश्यू एनोक्सिया में भी इसका रोल है कि एनोक्सिया डेवलप हो जाता है फैटी इनफिल्ट्रेशन से, और उसमें HMP शंट से क्या मिलता है? HMP शंट से HMP शंट एनोक्सिया टिश्यू को रिजल्ट करता है। कैसे? कि जब टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं होता है तो पायरुवेट जो है TCA साइकिल नहीं चला पाता। जब पायरुवेट TCA साइकिल नहीं चला पाता है तो इसके इंटरमीडिएट जो भी है ग्लाइकोलिसिस के, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देती है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जैसे ही ज़्यादा बनता है, ये HMP शंट चलाता है। HMP शंट में NADPH बनता है। ये NADPH बनते ही NADPH रेशियो जो है वो कम हो जाता है। तो अब ये NADPH जो है फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाता है, और फैटी एसिड ज़्यादा बनने से फैटी इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। फिर है CO2 का प्रोडक्शन। हमने देखा कि ये एक स्टेप में CO2 निकालता है जो कि HMP शंट में है, और
और इस तरह से ये CO2 फिर फोटोसिंथेसिस में और दूसरे में काम आती है। उसके बाद ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मलेरिया और ऐसी बीमारियों में काम आती है, जो ऑक्सीडेंट ड्रग्स है। ये सब ऑक्सीडेंट ड्रग्स जो है ये सब हीमोलाइसिस कॉज करती है। तो इन सब का हीमोलाइसिस रोकने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही NADPH का बनना होता है जो उस ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, फिर अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखें तो इस पाथवे को नहीं प्रॉपर चलेगा तो 3 बीमारियां हो जाती है, दैट इज हीमोलाइटिक एनीमिया। तो अगर NADPH नहीं बना तो H2O2 बहुत सारा बनेगा, रिड्यूस ग्लूटाथायोन अपना काम नहीं कर पाएगा और सारी ब्लड सेल्स टूटती जाएगी, जिसको अपन बोल रहे हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। फिर फाविज्म, जो इस तरह की फाविज्म फावा बीन्स खाता है उसको ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे ये फाविज्म नाम की डिजीज है। फिर वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम, ये भी जो अल्कोहल और ज़्यादा पीता है जिसका थायमिन डेफिशिएंसी हो जाती है, थायमिन एंजाइम विटामिन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, तो उससे TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट नहीं मिलता है, तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम अपना काम कर पाता है, तो उससे वो बीमारी हो जाती है। तो अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी फाविज्म में और हीमोलाइटिक एनीमिया दोनों की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। और ये जो फाविज्म है वो फावा सीड्स अनकुक्ड खाता है या उनको खाता है या पोलन ग्रेन्स इंस्पायर करता है तो भी ये हो जाता है। फिर वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम जो कि एक न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है, जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब TPP की कमी हो जाती है तब ये बीमारी हो जाती है जिसमें ट्रांसकीटोलेज एंजाइम अपना काम नहीं है। उसके बाद अब दूसरी बीमारियों से इसका क्या रिलेशन है कि प्लाज्मोडियम फल्सीपुरम इन्फेक्शन के डिफेक्ट को कन्फर करता है ये, कि अगर ये इन्फेक्शन किसी के हुआ है तो सिवियरिटी ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन और उसको कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इस मलेरिया में ब्लड का लॉस हो जाता है, तो ये जब RBC हीमोलाइसिस कर देगी तो प्लाज्मोडियम फल्सीपुरम की ब्लड लॉस उसमें कम हो जाएगा। फिर रिलेशन विद कलर ब्लाइंडनेस, इट हैज़ बीन शोन कि इस डिसऑर्डर का कलर ब्लाइंडनेस का जो क्रॉस लिंकेज जो है वो इस HMP शंट से है, इसीलिए ये रिलेशन इसके साथ बताया गया है। तो धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू।